नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी और प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले में अब तक नहीं हो सकी है किसी की गिरफ्तारी। सीसीटीवी फुटेज और परिजनों के बयान पर अपराधियों की तलाश में जुटी है अहियापुर पुलिस। गढ़ में ही बच्चे की मौत पर चकबासू लेन के ही एक नर्सिंग होम में भारी बवाल। परिजनों ने तोड़फोड़ करने के साथ डॉक्टर की भी कर डाली पिटाई। और सांसद अजय निषाद के बयान पर एक बार फिर उत्पन्न हुआ विवाद। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 0 माइल के साहिब मार्केट के शेखपुर मोहल्ले में शनिवार की रात हुई व्यवसायी विनोद चौधरी की हत्या मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वैसे परिवार वालों के बयान पर अहियापुर पुलिस कई इलाके में छापेमारी भी की है। विजय चौधरी का इमली चट्टी में इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय है। इसके साथ ही वे प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल कायम है। सूचना मिला था कि किसी ने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके दरवाज़ा पर गोली मार दिया है। सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। इलाज के लिए उनको माँ जानकी में भेजा गया था, निजी हॉस्पिटल में भेजा गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। क्या मालूम चल पाया? मारा में अभी स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। परिजनों से बातचीत हो पाई है क्या? कुछ परिजन से बातचीत की है, लेकिन कोई भी बात स्पष्ट रूप से अभी बताया नहीं है। लेकिन हम लोग हर बिंदु पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। मौके से खोखा वोखा मिला? हाँ, घटनास्थल के पास से खोखा बरामद हुआ। मृतक की क्या पहचान है, फिर क्या करते हैं वो? ये विनोद कुमार इनका नाम है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोले हुए हैं इमली चौक, चट्टी चौक पर। प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बाद बताया जाएगा। गौशाला रोड के चर्च मोहल्ले स्थित एक नर्सिंग होम में रविवार को एक महिला मरीज की भर्ती होने के साथ ही भारी बवाल शुरू हो गया। परिजनों ने न सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ की बल्कि डॉक्टरों को भी पिटाई कर डाली। करहौली खादी बंटार के अरविंद कुमार की पत्नी पार्वती कुमारी का पिछले 8 महीने से इस अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह 8 महीने की गर्भवती थी। रविवार को एक बार फिर जांच कराने नर्सिंग होम पहुंची। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की मौत की जानकारी मिलते परिवार वाले भड़क उठे। परिजनों ने कहा कि लगातार 8 महीने से इस अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रहे और अचानक बच्चे की मौत कैसे हो गई। पार्वती के गर्भ में जुड़वा बच्चा पल रहा था। बच्चे की जान जाने के बाद उसकी भी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए परिवार वाले अस्पताल में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों की भी पिटाई कर दी। हालत को देख डॉक्टर और कर्मचारी भाग निकले। नर्स संगीता ने बताया कि पार्वती कुमारी ओपीडी की मरीज थी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की जीवित नहीं रहने की जानकारी मिलते ही परिवार वाले भड़क उठे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मिठनपुरा थाना अध्यक्ष भागीरथ प्रसाद ने कहा कि बेहतर इलाज के लिए पहले मरीज को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 8वां महीना था पेशेंट का। पेशेंट ओपीडी की पेशेंट थी। 3 दिन से उसको घर पे दर्द हो रहा था। वो लेके नहीं आई। आज वो लेके आई थी मैडम अल्ट्रासाउंड की। उसमें बच्चा उसका पहले से ही डी था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ? उसको जब डी था तो लोग रोना धोना चालू किया, गाड़ी ग्लव से चालू किया, मारना धोना, मारपीट किया। कितने लोगों से थे वो लोग? वो लोग तो फोन करके बुलाते गए सब। मारपीट भी किया था। डॉक्टर साहब को यहाँ तो छोड़ा है। ये तो रोज़मर्रा की बात है। अब चिकित्सक के पास लोग बीमारी हालत में आते हैं और उनके यहाँ जो है सो उनके यहाँ सूचना मिली थी कि एक गर्भवती महिला का बच्चा का भर्ती था और उनके यहाँ ये मतलब गड़बड़ी हो गया था। सही ढंग से मरीजों का आरोप था कि सही ढंग से इलाज नहीं हुआ था, तो बेहतर इलाज के लिए उनको दूसरे जगह हम लोग
पुलिस के द्वारा जो है सो भिजवा दिया गया है। वहाँ किसी प्रकार कहाँ की महिला थी? अब वो तो नहीं बता पाया था। वो हम लोग को पुलिस गई थी तो वहाँ तुरंत हुआ कि पहले उसकी इलाज की आवश्यकता है, तो उसको तुरंत दूसरे जगह भिजवा दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, नए कृषि कानून और बिजली संशोधन बिल को लेकर रविवार को किसान महासभा की ओर से एमपीएस साइंस कॉलेज में आयोजित किसान नेता केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। महापंचायत में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान और उड़ीसा के किसान नेता रघुनाथ दास ने कहा कि जब यह कानून नहीं था तब तो किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर यह तीनों कानून लागू हो जाए तो किसान सपरिवार आत्महत्या को मजबूर हो जाएगा। नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में आगामी 28 मार्च को संपूर्ण भारत को बंद किया जाएगा। जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं, उस आंदोलन की आवाज़ को देश के कोने कोने में, घर घर में, गांव गांव में फैलाने के लिए की जा रही है। आज बिहार राज्य ने मुजफ्फरपुर के अंदर ये सफल पंचायत की है। देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही है। 3 जो कृषि कानून है और बिजली बिल है, उनको रद्द करने की हमारी किसानों की लड़ाई है। एमएसपी के ऊपर किसानों की हर फसल की गारंटीड खरीद हो, ये हमारी लड़ाई है। जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, भारत सरकार इन तीनों काले कानूनों को, बिजली बिल को रद्द नहीं करेगी और एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाएगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हमें पूरा विश्वास है हम जीतेंगे, जीत के ही हम घर जाएंगे। भारत बंद की आह्वान कर रहे हैं, क्या कुछ? संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत तरह के आह्वान किए। 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है, शहादत दिवस है। इस दिन सारे देश में उनको मनाया जाएगा और बॉर्डरों के ऊपर भी युवा लोग अपार संख्या में जमा होंगे। 26 तारीख को पूरे देश में हर तरह का ट्रांसपोर्ट हो, इंस्टीट्यूशंस हो, बाजार हो, भारत बंद होगा और फिर एक बार साबित होगा कि हिंदुस्तान की जनता किसानों के साथ है। और ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं, बल्कि ये जन आंदोलन है, भारत की जनता का आंदोलन है। मतलब 26 जनवरी की पुनरावृत्ति होगी क्या? नो, 26 जनवरी एक साजिश थी जो किसान दिल्ली में अपना जनतंत्र मनाने के लिए आए थे, लेकिन मोदी सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कुचलने के लिए साजिश रची थी। वो विफल होगी, आज सारा देश जानता है। 28 मार्च को होली का दिन है। होली के दिन तीनों काले कानूनों को, बिजली बिल की प्रतियां फूकी जाएंगी और ये फिर एक बार सारा देश ये मांग करेगा कि इन कानूनों को समाप्त किया जाए। इस तरह से एक पर एक संयुक्त किसान मोर्चा जो आह्वान कर रहा है और आने वाले दिनों में और बड़े आह्वान होंगे। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का राष्ट्रीय सचिव है। हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन निश्चित रूप से किसान लोग का जीत होगा। जैसे मोदी एक बार हारा था, वापस लेना पड़ा उसको, जो ऑर्डिनेंस लाया था, इसलिए हम लोग सारा देश जोड़कर ये आंदोलन चला रहा है। ये आंदोलन हम लोग के लिए एक इज्जत का सवाल है एवं हम लोग ये आंदोलन जीतेंगे। दूसरा बात यह है, हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, हमारा संगठन तरफ से अप्रैल 28 तारीख को सारा देश में कन्याकुमारी से दिल्ली तक किसान मार्च होगा। ये हमारा प्रोग्राम है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के बयान से एक बार फिर विवाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कानून बने हैं कि किसी को तीसरा बच्चा पैदा करना हो तो उसे सरकार से एनओसी लेना पड़े। सांसद अजय निषाद ने कहा कि ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसे स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देंगे ताकि कानून बनाने की दिशा में काम हो सके। उनका कहना है कि जब तक देश में सख्त जनसंख्या नियोजन कानून नहीं आ जाता, यह नियम लागू होना चाहिए। समाज में एक बड़ा तबका है जो ऊपर वाले की सौगात मान आधा दर्जन से भी ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन पालन पोषण में सक्षम नहीं होते।
शुरू से हम लोग जब बच्चे थे उसी समय से नारा सुनते आ रहे हैं कि हम दो हमारे दो। ठीक है, तो इसमें जो मेरा बयान है वो एकदम सही है और जो देश की अभी जरूरत है उस हिसाब से उस परिस्थिति में है। हमारी आबादी अगर विश्व के हिसाब से लीजिएगा तो दूसरे नंबर में है, चौथे नंबर पर चाइना है, उसके बाद हम हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखिएगा तो हमारा क्षेत्रफल चाइना हो चाहे अमेरिका हो उससे बहुत ज़्यादा कम है। ये अलग बात है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ की एग्रीकल्चर भूमि जो है बहुत अच्छी है, यहाँ पर फसल भी बहुत अच्छी होती है। पूरे विश्व को भी अगर खिलाने की जरूरत पड़ेगी तो हम खिला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो संख्या बढ़ते जा रहा है, 135 करोड़ हम लोग पार कर गए हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आदमी को खड़े रहने की भी जगह नहीं रहेगी, जो आवासीय भूमि है वो भी कम पड़ जाएगी। अगर एग्रीकल्चर भूमि पे आप जाएंगे घर बनाने लगेंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो ये सब भी तो समस्या पे गौर करने की जरूरत है। तो क्या पैटर्न होना चाहिए आपके? पैटर्न सरकार का नारा है कि हम दो हमारे दो। हम तो एक ये भी दिए हैं कि अगर जरूरत आपके है, आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है तो सरकार को पहले बताइए, तब जाके तीसरा बच्चा पैदा कीजिए। दूसरे एक दो बच्चे में कभी कभी ये होता है कि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर होता है, शारीरिक रूप से दिव्यांग होता है। जब जरूरत आप महसूस कीजिए तभी तीसरा बच्चा पैदा कीजिए। उसके लिए भी परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। हाँ, तो सरकार के संज्ञान में आप नहीं दीजिएगा। इंदिरा आवास आप प्रधानमंत्री आवास लेने जाते हैं, वृद्धा पेंशन लेने जाते हैं, तो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला में लेने जाते हैं, तो सारा डाटा देते हैं ना कि हमारे पास ये चीज है, ये चीज है, तो उसमें भी एक और फॉर्म क्रिएट होगा। सरकार की जानकारी में रहेगा। सरकार की इच्छा है कि हम जनसंख्या जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, भारत को विश्व गुरु नहीं बन सकता है जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेगा। जो हम 4 लेन की सड़क बनाते हैं 2 साल 3 साल के अंदर में उसको 8 लेन करने की जरूरत हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये सब समस्या का जड़ ही जनसंख्या है। जो भी हम लोग जो सब्सिडी देते हैं, अभी जो कोरोना काल में जो हम लोग ने सब्सिडी दिया, चाहे 3 गैस सिलेंडर दिया, तो इसका भी दायरा कम करने की जरूरत है। तीसरे बच्चे के लिए परमिशन की आवश्यकता है, यह आपका? जी, सरकार के संज्ञान में होना चाहिए और तभी सरकार जो है विकसित भारत और सारा जो सरकार की योजना जो है वो कहीं से प्रभावी नहीं होगी जब हम जनसंख्या नियंत्रण। शहर में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। शनिवार की रात चोरों ने कच्ची पक्की अतरदह रोड के प्याज विक्रेता सुरेश कुमार के गोदाम को तोड़कर प्याज, आलू और अदरक के कई बोरा गायब कर दिए। दुकानदार ने बताया कि दुकान में पहले भी कई बार चोरी की घटना हो चुकी है, लेकिन खानापूर्ति के सिवाय कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना घट गई। कल शाम में दुकान बढ़ा करके गए हैं तो सुबह में फ़ोन हुआ है यहाँ से जो दुकान में चोरी हो गया है। यहाँ तो देखें जो सामान सब जगह से ले गया हुआ है, पूरा आदि भी ले गया हुआ है, 2 बोरा लहसुन ले गया, 3 बोरा और मसाला सब भी ले गया है, प्याज भी ले गया है, गल्ला पूरा तोड़ करके जो है सो कागज पत्तर छीटे हुआ था, पैसा तो भी था ले गया है। कैसे घुसा अंदर में? गड्डी तोड़ के घुसा है पीछे से। पहले भी चोरी हुई घटना? पहले बराबर चोरी हो जाता है, 6 महीना साल भर में बराबर चोरी हो जाता है। थाना वाना आए थे? नहीं, थाना वाना नहीं आए हैं। कंप्लेन नहीं किए? नहीं, कंप्लेन तो नहीं किए हैं। नहीं किए? नहीं कोई कहा कंप्लेन करने के लिए, सही कंप्लेन नहीं कर पाए हैं। कुछ नहीं होता कंप्लेन करने से? अब कहाँ कुछ हो रहा है, कंप्लेन इससे पहले किए थे, कुछ नहीं हुआ। कितने का नुकसान? 20-25 हज़ार का नुकसान होगा। बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ पार्टी जदयू ने अपने संचेतक और उपनेता का घोषणा कर दी। एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर को परिषद का उपनेता बनाया गया। परिषद के उपनेता को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचने पर एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर को कार्यकर्ता और नेताओं ने बधाई देते हुए जोरदार अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए 5 साल में 20 लाख रोजगार सृजन को लेकर पहल कर रही है। देखिए, बिहार में 10 करोड़ 12 करोड़ आबादी है। अगर कोई सोचे कि 12 करोड़ आबादी को सरकार नौकरी दे देगी तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जितने रिक्त पद हैं, जितने सरकार में पद रिक्त हैं, सरकार को सही तरीके से संचालन करने के लिए, चलाने के लिए, ताकि बिहार के हित में जो काम हो रहे हैं वो सारे काम करने के लिए जितने लोगों की व्यवस्था करनी जरूरी है, रोजगार देनी जरूरी है, वो काम तो शुरू हो चुका है, निश्चित रूप से शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो ऐलान किया है कि 2 लाख लोगों को नौकरी हम 20 लाख, मैंने माफ कीजिएगा, सरकार ने कहा है कि इस 5 सालों में हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और वो काम शुरू हो चुका है निश्चित रूप से। और मैं समझता हूँ कि उस मामले में
अगर थोड़ी और काम करने की जरूरत है तो अभी जो हमारे माननीय शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हुए हैं, अब देख रहे हैं कि 25 इथेनॉल यूनिट आने जा रहे हैं, 4 से 5 हजार करोड़ की लागत बिहार में होने जा रही है। तो ये आने वाले दिनों का द्योतक है, ये आने वाले दिनों का ये कहानी है। इस 5 साल में सरकार मैक्सिमम कोशिश करेगी कि प्राइवेट इंडस्ट्री आए ताकि प्राइवेट जॉब भी लगे, और एक इंडस्ट्री कहीं आ जाती है तो सिर्फ वहाँ 500 या 1000 या 2000 लोगों को नौकरी नहीं मिलती, उसके अगल बगल पूरा गांव और शहर बस जाता है, और उसको उन सभी लोगों का अपना स्वरोजगार का, कोई अपना दुकान खोल लेता है जनरल स्टोर का, कोई किताब का, कोई मोबाइल का, कोई बिजली का, कोई इस तरह का जो सब्सिडरी होते हैं वो खोल लेते हैं। वो काम करने की जरूरत है। सरकार में नौकरी खोजते रहना बहुत, मैं हमेशा नौजवानों को कहता हूं कि सरकार के नौकरी के भरोसे मत रहो, क्योंकि सरकार की भी एक सीमा है। सरकार 10 लाख 15 लाख लोगों को नौकरी दे सकेगी टोटल, लेकिन आप सोचिए कि 10 करोड़ आदमी को 5 करोड़ नौकरी को दे सके तो आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ है। जो हमारे विकासशील राज्य हैं, पूरे प्रदेश हैं, पूरे हिंदुस्तान में वहां नहीं हो सका है। लेकिन सरकारी जॉब, सरकारी रोजगार और प्राइवेट इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से खुशहाली आएगी, और उस तरह से सरकार उस तरफ बढ़ चुकी, उस तरह कदम उठा चुकी है। स्टार्टअप के लिए बिहार में आपको लग रहा है इसको बहुत है। इसके जैसा, बिहार के जैसा उर्वरक जमीन, यहाँ की जैसे उपजाऊ जमीन, खासकर सब्जी के मामले में और फल के मामले में पूरे माना गया है कि पूरे देश में कोई नहीं। इतने ज्यादा फल, इतने अच्छे फल, इतनी अच्छी सब्जियां पूरे देश में कोई नहीं। यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट का भी नहीं लगा। हुआ क्या कि पिछले सरकार में, मैं राजनीतिक ये नहीं कर रहा हूं, मैं खाली सूचना आपको दे रहा हूं कि पिछले सरकार में जो लैंड बैंक बिहार सरकार के पास थी, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास, वो भी सब लूट गए और सब अतिक्रमत हो गए। सारे चीनी मिल बंद हो गए। अब 29 चीनी मिल हुआ करते थे आजादी के समय बिहार में, आज के दिन में 4 या 5 सिर्फ फंक्शनल है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कोई नीतीश कुमार तो जिम्मेदार नहीं है बेचारे। तो हम समझते हैं कि लैंड बैंक क्रिएट करना पड़ेगा ताकि बाहर के लोग जो आएंगे, हमारे यहाँ पर सेटअप करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको हम जमीन दे सके, क्योंकि प्राइवेट से जमीन मिलना है नहीं, वो मिलेगा नहीं, सवाल ही नहीं। तो सरकार को देना है, और सरकार ने भी लैंड बैंक क्रिएट शुरू कर दिया। मुझे विश्वास है कि इस 5 साल में पूरी तस्वीर, अभी तक जितना काम किया है नीतीश जी ने, उससे मैं समझता हूँ दुगुना चौगुना काम करने का उनका इरादा भी है, और ऐसा मौका भी है और ऐसी संभावना भी। शब बारात और होली एक साथ होने को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पर्व को संपन्न कराने के लिए मिठनपुरा थाना में शांति समिति के सदस्यों के साथ थानाध्यक्ष भागीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक रविवार को आयोजित की गई। मिठनपुरा थाना अध्यक्ष भागीरथ प्रसाद ने बताया कि आपसी सौहार्द के साथ दोनों धर्मों के लोग शांतिपूर्वक अपना पर्व मना सकें, जिसको लेकर आज की बैठक की गई थी। आज की शांति समिति की बैठक खासकर से इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि दोनों ही समुदाय का पर्व 28 और 29 को है। 28 को होलिका दहन है और उसी दिन सभी बारात है, और 29 को होली है। इसलिए इसमें विशेष सतर्कता की आवश्यकता थी, इसलिए हम शांति समिति की बैठक बुलाए थे, और इसमें सभी संप्रदाय के लोग उपस्थित हुए थे, और सबों के द्वारा एक मत से निर्णय लिया गया है कि दोनों ही पर्व शांतिपूर्ण हर्षोल्लास रूप से मनाएं। बिहार गुरु संस्था की ओर से रविवार को आमगोला के शुभानंदी परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि विश्व को गणतंत्र का संदेश देने वाला बिहार अपनी प्रतिभा और वैभव के बल पर संसार में सदा श्रेष्ठ, अग्रणी और पूज्य रहा है। बिहार की धरती महापुरुषों को जन्म देती रही है। मुख्य अतिथि डॉक्टर HN भारद्वाज ने कहा कि प्राचीन काल से आज तक बिहार का ऐश्वर्य संसार को आलोकित कर रहा है। कार्यक्रम में अविनाश तिरंगा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज विश्व कविता दिवस है, और साथ ही साथ बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर बिहार गुरु के तत्वावधान में एक समारोह जो आत्मीय, अंतरंग और विद्वतापूर्ण विशद चर्चा के साथ आयोजित किया गया है। हम जानते हैं कि हमारा प्रांत कितना वैभवशाली रहा है और आज भी है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है। विभिन्न क्षेत्र में इतनी प्रतिभाएं हैं जिनका सदुपयोग संसार कर रहा है, लेकिन देश दुनिया का था सिरमौर हम ही भूल गए, नज़र गगन में गड़ाई की जमी भूल गए। हम अपने अतीत का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। हम अपनी समृद्ध परंपरा से सही अर्थ में विरासत संभालते हुए अपने को जोड़ नहीं पाते हैं। इन्हीं कारणों से कुछ एक नकारात्मकता हावी है। बावजूद इसके विभिन्न, चाहे साहित्य हो, संगीत हो, अध्यात्म हो,
धर्म हो, दर्शन हो, चिंतन हो, राजनीति हो, जिस भी क्षेत्र में हम जाएं, बिहार शीर्ष पर रहा है और बिहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कविता की पहली वाणी यही फूटी थी महर्षि वाल्मीकि के अनुष्टुप छंद के माध्यम से। यही कि याज्ञऋषि याज्ञवल्क्य ने पहली राम कथा इलाहाबाद में प्रयागराज में उन्होंने भारद्वाज मुनि के आश्रम में कही थी। यही अष्टावक्र गीता का भी प्रणयन किया गया था। यही जगत जननी सीता का प्राकट्य हुआ था। विश्व को गणतंत्र का संदेश देने वाला समृद्ध राज्य, समृद्ध जनपद बज्जी संघ का नेतृत्व करता हुआ वैशाली यही है, जिसको देखते हुए राम ने अपने किशोर वय में ही इतना अपने आप को प्रभावित किया था, अपने आप को समृद्ध कर लिया था कि बाद में जब ये राजा बने अयोध्या के, तो उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए वैशाली की गणतंत्रात्मक पद्धति को ही आत्मसात किया था। विश्व कविता दिवस के अवसर पर बिहार की इस सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर से मैं कविता की पहली भाषा का स्वाद महसूस करता हुआ, अनुभूत करता हुआ विश्व कविता दिवस के अवसर पर समस्त रचनाकारों को भी अभिनंदित करता हूँ। बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही शराब मुक्त एवं दहेज मुक्त बिहार के निर्माण का संकल्प लिया गया। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज हम बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर नागरिक मोर्चा सबों को अभिनंदन और स्वागत कर रही है। बिहार आने वाले समय में पूरे देश का मार्गदर्शन करेगा। नशा मुक्ति और तिलक दहेज के विरोध में नागरिक मोर्चा सभी लोगों को जागरूक करती है कि आज बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर सभी लोग यह संकल्प लें कि शराब बिहार में पूर्ण रूपेण बंद हो और तिलक दहेज नहीं लिया जाए, उसके खिलाफ भी पूरा बिहारवासी गोलबंद हो। बिहार देश के लिए गर्व है कि बिहार ही देश में पहला राष्ट्रपति दिया। बिहार ही वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान स्थली। और बिहार ही वो स्थान है जहां आज 1916 में आज ही के दिन विश्व विख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बिहार के बक्सर में जन्म हुआ। आज खुदीराम बोस स्मारक समिति पर मुजफ्फरपुर के सभी सम्माननीय जनता भाइयों और बहनों, विशेष तौर से नागरिक मोर्चा के तरफ से एकत्रित सभी भाई आज दीपोत्सव मना रहे हैं और यह बिहार का यह दीप जलाना इस शिखर पर बिहार को पहुंचाने का व्रत ले रहे हैं। बिहार एक ऐसा समृद्ध राज्य है जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो हम लोगों को प्रयत्न करने का। कार्यपालक सहायकों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। डीएम ने इन्हें कार्य पर लौटने का निर्देश दिया है, लेकिन सहायक संघ के आह्वान पर हड़ताल जारी रखी गई। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को कार्यपालक सहायकों से नियोजन को रद्द करने संबंधी विवरणी भेजने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद कार्यपालक सहायक धरना स्थल पर डटे रहे। कार्यपालक सहायकों का कहना है कि सरकार वार्ता के बजाय डराने धमकाने में लगी है, पर कार्यपालक सहायक डरने वाले नहीं हैं। हड़ताल जारी रहेगा। डराने धमकाने के लिए बहुत सारा लेटर दिया गया है सरकार द्वारा भी, डीएम साहब द्वारा भी, लेकिन ये धमकी से अब कुछ होने जाने को है नहीं। हम लोग एक ही चीज़ समझ रहे हैं कि जब मरना ही है तो लड़ के क्यों नहीं मरा जाए। सीधा सरकार को ये मेरा अनुरोध है, बार बार अनुरोध कर, ये 7वां दिन हम लोग का हड़ताल का, बार बार अनुरोध भी किया जा रहा है। उसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुन रही है तो मजबूरन हम लोग आत्मदाह करने का भी प्लान है हम लोग का। अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके आगे अनशन के बाद फिर आत्मदाह का भी कार्यक्रम होगा।
इसके लिए कार्य पे वापस नहीं लौटेंगे अभी? नहीं, कार पर वापस नहीं लौटेंगे। जब तक हमारी डिमांड को माना नहीं जाता है, जब तक सरकार वार्ता नहीं करती है, तब तक हम लोग वापस नहीं होंगे। बेल्ट्रॉन से बहाली की बात की जा रही है। बेल्ट्रॉन से तो पहले से भी हो रहा है, बेल्ट्रॉन का ही तो विरोध हम लोग मुख्य रूप से कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन बहाली तो पहले से भी चली आ रही है, पिछले लगभग 1.5 साल से कि बेल्ट्रॉन में जाना है, बेल्ट्रॉन उसी का तो विरोध कर रहे हैं। सरकार जो चाहेगी, सरकार के पास रास्ता जो चाहेगी कर सकती है, लेकिन जब तक वो हमारी डिमांड को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, हम लोग वापस नहीं हो रहे हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कार्यालय सहायक, कार्यपालक सहायक हड़ताल पे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के। सरकार द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है कि 1 तो मार्च क्लोजिंग है, उसके बाद बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी होता है। RTPS और लोक शिकायत निवारण जैसी महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने पत्र लिखा है और सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनको प्रेरित करें कि वो हड़ताल छोड़कर वापस आकर अपने काम पर लौटें। यदि वो ऐसा वो नहीं करते हैं निर्देश के बावजूद, तो सरकार के निर्देश के आलोक में उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके जगह पे बेल्ट्रॉन के जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनसे काम लिया जाएगा। और ये उनको मालूम होना चाहिए, जैसा कि सरकार का निर्देश है कि एक बार उनके जगह पर दूसरे की नियुक्ति होती है तो फिर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो हम भी कार्यपालक सहायक से ये अपील करेंगे कि आप सभी अपने काम पर लौटें और सरकार के कार्यों में सहयोग दें। रविवार को अखाड़ाघाट 0 माइल रोड स्थित नॉर्थ बिहार फाइन आर्ट के 4थे वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में DRP सोसाइटी ऑडिट पटना के संजय कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम में संस्था के डायरेक्टर आनंद कुमार सहित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान DSP ऑफिस में हुए पेंटिंग प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूट के अंदर बेस्ट पोर्ट्रेट का अवार्ड मोहम्मद कलाम को दिया गया और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ईयर विनीता कुमारी को दिया गया। डायरेक्टर आनंद कुमार का मानना है कि मुजफ्फरपुर में भी आर्ट का अच्छा माहौल तैयार हो, इसमें भी बेहतर फ्यूचर है। बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम में शामिल होकर। जैसा कि आनंद जी जो इस संस्थान के संचालक हैं, उनके द्वारा जो है ये 4वां उनका वर्षगांठ है इस संस्थान का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन जो है बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो है फाइन आर्ट की कला के लिए जो है बच्चे को जो है जागरूक किया जाता है, ताकि बच्चे जो है आसानी से पढ़े और उसमें उसका भविष्य जो है उज्ज्वल हो। मैं ख़ास तौर पे आनंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी शायद हमको लगता है इस एरिया में इस तरह के इंस्टीट्यूट मैंने अभी तक नहीं देखा है, और इसे और भी ज़्यादा अच्छे से करें और बच्चे इससे लाभान्वित हो, इस तरह का कोई एक मुहिम चलाएं, ताकि आने वाले समय में बच्चे जो है इस कला के प्रति थोड़ा सा उत्सुक दिखें। और मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा इस इंस्टीट्यूट के जितने भी शिक्षक हैं, जिन्होंने इस बच्चे को, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो विभिन्न तरह के जो कलाकृति लगी हुई है, ये काफ़ी अच्छे हैं। और ये देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी इसको सीख पाता, लेकिन मैं सीख नहीं पाया। और इस कलाकृति से हमको लग रहा है कि इस सरकारी जो भी विद्यालय है या प्राइवेट जो भी विद्यालय है, इसमें इसके जो भी बच्चे आते हैं, ये अगर सीख जाए तो आगे इनका भविष्य उज्जवल होगा। आज नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट का 4था साल है, और हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल हम अपने बच्चे को, जो हमारे बच्चे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा स्केचिंग कर रहे हैं, वाटर कलर कर रहे हैं, ऑयल कलर कर रहे हैं, उनको हम लोग प्राइज़ दें, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्राइज़ दें। उससे भी ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर शहर में आर्ट का एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो, आर्ट को लोग समझे, जाने, इसमें भी अच्छा फ्यूचर है, इस चीज़ को जाने। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज पहुंच पाए लोगों के बीच में कि आने वाले भविष्य में जो आर्ट फील्ड है उसका बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है। और हम आज जो 4 साल का वर्षगांठ बना रहे हैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का, तो इसमें भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को। रविवार को छाता चौक स्थित पाठशाला कोचिंग के सभागार में
CTET और STET की तैयारी कराने वाली संस्थान द परफेक्ट मिशन ने CTET और STET की परीक्षा में सफल हुए लगभग 300 विद्यार्थियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। द परफेक्ट मिशन के डायरेक्टर राजीव रंजन ने मौके पर कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, इसके बावजूद रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है। इस मौके पर उन्होंने घोषणा किया कि हर रविवार को गरीब और असहाय छात्रों के लिए 4 घंटे का निःशुल्क क्लास दिया जाएगा, जो अगले रविवार से शुरू होगा। आज द परफेक्ट मिशन विगत सीटेट और एस्टेट में उत्तीर्ण हुए बच्चों का सम्मान समारोह मना रहा है, जिसमें आज कुल 272 बच्चों को सम्मानित किया गया, जो हमारे इस बार के सीटेट एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हुए और एसटीटी बिहार सरकार के एसटीटी के एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हुए हैं। आज द परफेक्ट मिशन अपने 8वें साल में प्रवेश कर चुका है, जिसमें द परफेक्ट मिशन 2015 से जो सीटेट का जो पढ़ाने का सिलसिला चालू हुआ हम और हमारे टीचर्स के सहयोग से, वो आज इस भारी भरकम रिजल्ट के रूप में परिणत हुआ है और इस बार का रिजल्ट काफ़ी खास है। ये कोरोना जैसे बड़े से महामारी के बावजूद, जिसमें कोरोना काल में मैंने अपने बच्चों के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा जो प्रोवाइड किया, उसका ही देन है कि आज जो ये बड़े संख्या में जो आप बच्चे मेरे पास देख रहे हैं, ये उस ऑनलाइन प्रिपरेशन का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि द परफेक्ट मिशन आज और भी खुशियाँ कई गुना आज मेरी खुशियाँ बढ़ चुकी है। इसके पीछे वजह है कि आज जो द परफेक्ट मिशन सुपर 100 बैच जो स्टार्ट किए थे, 100 बच्चे का जो निःशुल्क शिक्षा का जो कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया था, वो आज रंग ला चुका है और आज मुजफ्फरपुर में ना सिर्फ सुपर 100 बल्कि कई तरह से जो मैं बच्चों को सहयोग करने के लिए अनाउंसमेंट पहले भी कर चुका हूँ, उस तरह से कर रहा हूँ। आज फिर से एक नया अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। सुपर 100 तो चलता ही है और मेरा चलता ही रहेगा। आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक और नया अनाउंसमेंट इस मुजफ्फरपुर के लिए करने जा रहा हूँ। अगले संडे से एवरी संडे निःशुल्क शिक्षा पूरे मुजफ्फरपुर के लिए हर बच्चे के लिए अभी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दूसरा कि होली से पहले के एडमिशन पर 50% तक का बच्चा को हम पूरा कंप्लीट स्कॉलरशिप दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। और अगले संडे से पूरे मुजफ्फरपुर के लिए 4 घंटे का शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, कोई भी आ सकता है इसमें और हमारे यहाँ से सीटेट का प्रिपरेशन कर सकता है। हर संडे को 4 घंटे का स्पेशल क्लास हमारे चारों टीचर्स के द्वारा लगेगा, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। ठीक है, राजीव रंजन मेरा नाम हुआ। द परफेक्ट मिशन कोचिंग सेंटर, पावर हाउस चौक, 2nd ब्रांच, जिला स्कूल के सामने। द परफेक्ट मिशन के मतलब जो राजीव सर है, द परफेक्ट मिशन के डायरेक्टर सर है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हम लोग को सफल बनाने में। कोरोना जैसे काल में भी द परफेक्ट मिशन के पूरे टीचर लोग भी बहुत सारा साथ दिए थे। रात भर भी मतलब मैसेज करते थे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मतलब जितना बजे आप संपर्क करना चाहते हैं द परफेक्ट मिशन से, उतना बजे आपको हो जाता है। और पढ़ाई के लिए तो मतलब आपको 2 बजे रात तक भी पूछा जाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना सो रहे हो। और सफल आज मैं बहुत खुश हूँ कि द परफेक्ट मिशन की ओर से पास की हूँ और मैं चाहती हूँ कि और आगे द परफेक्ट मिशन की सहायता से और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मतलब द परफेक्ट मिशन जो नाम है, यहाँ मुजफ्फरपुर में एक ब्रांच बन चुका है और इस चीज़ को हम लोग और ऊपर उठाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किए हैं और आज इस सक्सेस पर है कि हम लोग गर्व से कह सकें कि हम लोग राजीव सर के कोचिंग द परफेक्ट मिशन में पढ़े, हर एक कॉन्सेप्ट को समझे और आज सीटेट उत्तीर्ण करके और अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द परफेक्ट मिशन, थैंक यू फॉर ऑल सर। रविवार को मुजफ्फरपुर जिला तैलिक शाहू सभा के पूर्व अध्यक्ष हरिहर प्रसाद साहू के निधन होने पर मुजफ्फरपुर जिला तैलिक शाहू सभा एवं श्री भामा शाह तैलिक समिति संयुक्त तत्वावधान में छोटी कल्याणी स्थित तैलिक शाहू समाज सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के अध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद साहू, महामंत्री अमरेंद्र कुमार अमर सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हरिहर बाबू तैलिक शाहू सभा के हम लोगों के 1990 से लेके 95 तक के हमारे अध्यक्ष थे मुजफ्फरपुर जिला की। इन्हीं के नेतृत्व में 92 में एक सम्मेलन हुआ था, जो सम्मेलन
सुपरहिट किया पूरे बिहार में। तेली साहू सभा का जिसका उद्घाटन लालू प्रसाद मुख्यमंत्री किए थे और लाखों लाख की संख्या में तेली लोग मुजफ्फरपुर में इकट्ठा होके साबित कर दिया कि बिना तेली की राजनीति और सत्ता में कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता है। उसी के समय से जो तेली की भागीदारी शुरू हुई कि आज तेरा विधायक है और ये आज एक मंत्री भी मिले हैं। रविवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का अभिनंदन समारोह का आयोजन जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय फेडरेशन के महासचिव देवेंद्र रजक के द्वारा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को पाग माला, बैच, फाइल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आज हम लोग का अभिनंदन समारोह राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवेंद्र रजक जी के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला के सभी नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उनका अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन के बाद एसोसिएशन के सामने जो समस्या है उस पर हम लोग विचार गोष्ठी करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। 28 तारीख को जो हमारे जिला के तमाम पदाधिकारियों का और कार्यकारिणी सदस्यों को हम लोगों का जो चयन किया गया था, चुनाव में लोग चुने गए थे, उनको हम लोगों ने 28 तारीख को चुने गए माननीय विधायकों का भी हम लोगों ने अभिनंदन समारोह किया था। उसी प्रकार से आज हमारे जिला में नवयुक्त जो चुने गए पदाधिकारियों का आज अभिनंदन समारोह कर रहे हैं और समारोह की ऑल इंडिया की ओर से मैं इनको कर रहा हूं। और समारोह के बाद में, अभिनंदन समारोह के बाद में अगली रणनीति क्या होना चाहिए, हमारी किन किन मुद्दाओं पर बिहार सरकार से, भारत सरकार से, तमाम लोग से लड़ाई है, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग इसके बाद बातचीत करेंगे। रविवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के द्वारा वार्ड नंबर 39 बहलखाना रोड अंबेडकर नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 150 मरीजों का इलाज हुआ। दर्जनों लोगों का खून जांच कर सभी लोगों को दवाइयां दी गई, जिसमें अधिकतर ब्लड शुगर, सीजनल डिजीज एवं एनीमिया के मरीज थे। मौके पर डॉक्टर मुकेश कुमार, दीपक कुमार सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। आज अम्बेडकर नगर में कैंप लगाया गया है और यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए भी अस्पताल है। यहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट टीबी और स्किन डिजीज के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला में गुलमाने अहलबैत कमेटी द्वारा निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार अभिषेक, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभियेंद्र कुमार पी सिंह, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर AK ओझा ने लगभग 200 मरीजों का जांच किया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में इको, ECG, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, BMI और ब्लड ग्रुप का मुफ्त जाँच किया गया। साथ ही मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। मौके पर कमेटी के इरशाद हुसैन गुड्डू, यावर हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो 60 आदमी का जो है मुफ्त में जांच हुआ है, ECG, इको, ब्लड शुगर, BP। क्या आयोजन है आज? आज आयोजन है कि गुलमाने अहलबैत कमेटी के द्वारा जो है आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है ना। इसमें निःशुल्क जो है लोगों का स्वास्थ्य जांच हुआ है, जिसमें पटना फोर्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हैं, जिसमें हड्डी के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं। सारे डॉक्टर ने लोगों का फ्री में जांच किया है और मुफ्त में जो दवा है वो दवा भी कमेटी की ओर से मिल रहा है लोगों को। जी, पेशेंट आए हैं लगभग 270 पेशेंट अभी तक जो है दिखलवा चुके हैं। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।